गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप टू डायमेंशंस में कुछ भी करना चाहते हो। बेसिकली फोर्सेस अगर दो एंगल पे लग रहे हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि उन एंगल्स के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं तो उसमें से जो बड़ा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर बिल्कुल अपोजिट हैं तो हो सकता है ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दें। बहुत सारे केसेस बनेंगे और ये सारे केसेस में आपको यूज़ करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इनफैक्ट लास्ट क्लास में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट की स्टडी में और वेक्टर्स जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आ गई थी, है ना। और लास्ट क्लास में मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज़ नहीं लिखी थी और उन चीज़ों को स्किप किया था, कंसिडरिंग कि आप लोगों को टेंथ में थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। बट अब टेंथ वाली ट्रिग्नोमेट्री से भी आगे बढ़ने का टाइम आ गया है और अब हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ इन द फ्यूचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट द लेक्चर। अब हम यहाँ पे लास्ट क्लास में जो चीज़ देख चुके थे वो मैं आपको याद दिला दूँ, है ना। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देख लिया था, हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बहुत बेसिक लॉजिक्स समझे थे, हमने वेक्टर नोटेशन समझा। तो हमने देखा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिर्फ इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स बने और ईस्ट वेस्ट को आई कैप एंड माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है और नॉर्थ साउथ को जे कैप एंड माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस तरीके से आप कोई भी क्वांटिटी लिखते हो तो आप उस क्वांटिटी को फील कर सकते हो। जैसे आप अगर यहाँ पे +60 और +80 जे कैप बोल रहे हो तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपको 60 चलना है ईस्ट में और 80 चलना है नॉर्थ में, एंड दिस होल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से विल बी द वेक्टर, है ना। तो ये जो थर्ड लाइन मैंने ड्रॉ करी ये इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी और ये वेक्टर कहाँ जा रहा होगा, ये वेक्टर कुछ नॉर्थ और कुछ ईस्ट में जा रहा होगा। इसको एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इफ़ यू डू रिमेंबर इसको हमने बोला हुआ है 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब है 53 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। ठीक है, चलो ये बेसिक्स अपन ने देख लिए थे लास्ट टाइम, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ तक छोड़ सकता हूँ और अब इसके आगे चल सकता हूँ, राइट। चलिए नीचे आ जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्री इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन ट्राइंगल्स, एंड ट्राइंगल्स में भी हमको जो सबसे इजी पार्ट और जो बेसिक्स करने होते हैं वो हम राइट ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप राइट ट्राइंगल्स को समझ लोगे तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अलग अलग वैरायटी ऑफ ट्राइंगल्स तक, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, नॉट अंटिल अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो अभी हम राइट ट्राइंगल्स को ही समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लो कि देर आर फ्यू ट्राइंगल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, और उन ट्राइंगल्स के फिगर्स को याद करना ज़्यादा आसान है, उनके लॉजिक को याद करना ज़्यादा आसान है और उनसे साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा की वैल्यू को निकालना ज़्यादा आसान है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेंबर द होल चार्ट ऑफ साइन कॉस एंड टैन थीटा की वैल्यूज़। ठीक है, तो ट्राइंगल्स कौन कौन से यूज़ होंगे वो मैं बड़े आराम से आपको बता देता हूँ। एक ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, दिस इज़ 3 4 5 ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल जो हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा एक इक्विलेटरल, और तीसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड दैट्स इट। अगर आप इन तीनों ट्राइंगल्स का मतलब समझते हो और इन तीनों ट्राइंगल्स के साइड्स को समझ सकते हो तो आपका काम हो गया। आइसोसेलेस की स्पेलिंग क्या होती है, आइसोसेलिस, इज इट ओके, स्पेलिंग ओके। चलो, तो अब 3 4 5 ट्राइंगल सब लोगों को याद है और इससे जो एंगल्स और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज निकलेंगी वो मैं बता देता हूँ। बट बिफोर दैट आई हैव टू मेक श्योर कि आप सबको साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा की डेफिनेशन मालूम है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इधर आके पहले इन एंगल्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं, या मोर इम्पोर्टेंटली व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो एक रैंडम ट्राइंगल में, एक रैंडम राइट एंगल ट्राइंगल में, मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 4 5 है या कौन सा है, इट्स जस्ट अ ट्राइंगल विद एन एंगल हेयर, विद अ परपेंडिकुलर, अ बेस। ठीक है भाई, ये बहुत बेसिक्स में जा रहा हूँ मैं, तो आई होप एवरीबडी नोज दिस, एंड हाइपोटेन्यूस। ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ वाले को बेस बोलते हैं। तो अगर मैं थीटा को यहाँ बना देता तो इन भाई साहब के लिए बेस वाली साइड ये बन जाती और परपेंडिकुलर वाली साइड ये बन जाती। ठीक है, तो थीटा के डिपेंडेंट है बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू। ऑलराइट, सिंपल है, चलते हैं आगे। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सबको पता होगा। ठीक है जी, और इसमें हमको बताइए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को डिफाइन करने वाला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का एग्जैक्टली उल्टा होता है कॉसेक थीटा। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कौन करता है,
कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा। ठीक है, तो सबको ये पता ही है। टैन थीटा, टैन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहाँ पे आ जाता है सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपको सिर्फ साइन कॉस टैन की वैल्यूज याद होंगी तो आप ऑब्वियसली इनको इन्वर्ट करके 1/कोसेक, मतलब साइन इज व्हाट, साइन इज नथिंग बट 1/कोसेक थीटा, तो आप कोसेक की वैल्यू साइन से इन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कंसिडर कि आपको साइन कॉस और टैन से मतलब होगा। अब इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, पर अगर ये ट्राइंगल को हम लोग अज्यूम करें एक सर्कल का पार्ट, तो साइन कॉस और टैन की ब्यूटी नज़र आती है। और इस सर्कल को हम लोग, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, इस सर्कल को अब हम लोग यूनिट सर्कल बोलते हैं। मतलब बड़े बड़े हो गए हैं इसलिए नहीं बोलते यूनिट सर्कल, बड़े हो गए हैं इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री को इस तरीके से पढ़ेंगे। इस तरीके से पढ़ने में मज़ा भी बहुत आता है, और इस तरीके से पढ़ने में तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर्स इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं कि अगर तुम इन दोनों को साथ साथ में पढ़ लो, जैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस ट्राइंगल, इस सर्कल की एक खास बात है, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, जिसकी रेडियस की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। ठीक है जी, ओके। अब रेडियस की वैल्यू अगर 1 है और रेडियस को मैं किसी थीटा एंगल से घुमा देता हूँ, तो हैविंग टर्न्ड एट सम एंगल, लेट्स से यहाँ पे हम थीटा एंगल पे रेडियस को ले आए हैं, ये जो रेडियस है ये बन जाती है हाइपोटेन्यूस, और ये बन जाएगा, क्योंकि इसका हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 1 है, तो कुछ चीज़ें तो आसान हो गई। क्योंकि आप देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूस आएगा, तो अगर ये 1 हो जाता है तो साइन और कॉस की वैल्यू क्या बचती है, परपेंडिकुलर और बेस के बराबर। इस बात को समझो। यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ। ट्राइंगल में हम एक लाइन बिल्कुल नीचे डाल देते हैं, और ये पिंक मैंने अलग से बना दिया ताकि परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर ले, और बेस के लिए अपन येलो कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप येलो कलर हल्का सा यूज़ करके बेस को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यहाँ पे बेस खत्म हो जाता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर खत्म हो जाता है, और इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज के बराबर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनियस वन है। तो इन अ यूनिट सर्कल जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो साइन थीटा becomes nothing but the value of perpendicular and cos theta becomes nothing but the value of a base। ऐसे में tan थीटा का भी कोई ब्यूटी है क्या, क्योंकि ट्राइंगल को देख के आप कह सकते हो कि भाई परपेंडिकुलर की लेंथ निकालो साइन थीटा निकलेगा, बेस की लेंथ निकालो कॉस थीटा निकलेगा। किसकी लेंथ निकालोगे तो tan थीटा निकलेगा। कॉम्प्लिकेटेड, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, पर इसको समझाया जा सकता है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, और ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स की गहराइयों में जा रही है बात, तो जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ इट आप इसको समझ लो। यूज़ कर नहीं पाएंगे हम इसको, क्योंकि ऑब्वियसली हम हर बार स्केल लेके मेजर थोड़ी करने बैठेंगे, तो हमको खाली इसकी लॉजिक समझना है। तो आपको पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, दिस इज टैंजेंट, है ना। ऐसे ही साइन थीटा जो होता है उसकी पूरी पूरी वैल्यू या पूरा नेम होता है SINE एंड कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे टैन का जो फुल नेम है वो है टैंजेंट। तो आपको इस पॉइंट से एक टैंजेंट बनानी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये टैंजेंट बन जाएगी। ऑल राइट, और अब आपको पता है टैन थीटा और कॉट थीटा दोनों की वैल्यूज यहीं पर है। कैसे, ये वाला जो लेंथ है, दिस वन, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी टैन थीटा। ध्यान से समझो इस बात को। मैं लेंथ को इन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको इसका लिमिट समझ में आ जाए। ये लेंथ जो है ये टैन थीटा है, और बची हुई जो इधर वाली लेंथ है ये कॉट थीटा है। अब तुम कहोगे कि सर आपने बोल दिया, हम क्यों माने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव दिमाग लगाना चाहिए कि ये कॉट थीटा और वो टैन थीटा क्यों होगा। आप ट्राई करोगे, आसान है करना। ठीक है, आसान है, बता रहा हूँ। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। इस ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा। हाँ, इस ट्राइंगल को देखो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि टैन थीटा क्यों आया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इंटरनेट, मैं नहीं बता रहा, मैं बता ही देता हूँ, फिर तुम कहोगे सर को आता नहीं था इसलिए बताया नहीं। चलो, टैन थीटा होता क्या है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे अगर थीटा यहाँ तक भी आ जाता है, ये भी थीटा बन जाता है, तो इस थीटा के लिए टैन थीटा क्या हो जाएगा, इनफैक्ट टैन थीटा छोड़ो ना, इस थीटा के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। राइट, क्या कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, यस यस यस, कुछ तो गलती है, ये थीटा नहीं बन सकता।
ये पूरा एंगल 90 है ना, टेंजेंट बनाया है, हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, राइट। तो अब यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ये जो लेंथ है इसको मैं एक बार के लिए एल बोल देता हूँ, ठीक, क्यों, क्योंकि अभी हाइपोटेनियस बन चुकी है। और ये लेंथ जो है वो 1 नहीं है, 1 तो उस वाले सर्कल का पार्ट था, ये लेंथ डेफिनेटली 1 नहीं है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ, ठीक है भाई। इनफैक्ट साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यहाँ पे इज परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ। पर हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल को देखते हुए साइन थीटा इज पी इटसेल्फ, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को तो पहले हम कॉस थीटा लिख दें, और ये वाला जो साइन है पिंक वाला, ये साइन थीटा को मैं यहाँ लिख दूँ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन एल, और सिंपली आपका काम हो गया, एल इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज टैन थीटा। बस अब ये तुम पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा जो इतना स्पीड में लिखा, ये समझाओगे कि हम खुद से समझें? तो मैं समझा देता हूँ। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो आप ऐसे सोचो कि ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा ही तो है, और इस ट्राइंगल के लिए, इनफैक्ट इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये बी। तो अगर मैं इस एंगल के लिए साइन पूछता हूँ, साइन ऑफ दिस एंगल, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इस बी के बराबर, और बी क्या है, बी हमारे दूसरे एंगल का थीटा का कॉस है। मेरे को लग रहा है मैंने स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी यहाँ पे बोलने में, एक ट्राइंगल से समझा देता हूँ, आसान है। आई एम कंसिडरिंग कि ये बेसिक समझाना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। 90 माइनस थीटा इधर लिखा, आपको पता है कि ये वाली लेंथ तो हमने 1 ले ही ली थी, नहीं भी लोगे तो खाली इसको हाइपोटेन्यूस बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इट वर्क्स फॉर एवरी ट्राइंगल ऑफ कोर्स। और यहाँ पे पी बी और एच लिख दिया मैंने। इनफैक्ट इनको पी बी और एच लिख के आप क्या कर रहे हो, आप परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, तो इनको पी बी और एच की जगह मैं एक्स वाई और जेड लिख देता हूँ। क्यों क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि जब मैं इस थीटा की बात करता हूँ तो साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो सामने वाली साइड को, मैंने हाइपोटेन्यूस नहीं बोला, बेस बोलते हैं ना, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो जेड रहेगा, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होने की वजह से एक्स बाय जेड हो जाएगी। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू वाई बाय जेड हो जाएगी। बट नाउ लेट्स गो टू दिस एंगल 90 माइनस थीटा। तो जब आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बोलते हो तो इस एंगल का परपेंडिकुलर पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे y है और हाइपोटेन्यूस तो z है ही। एंड सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वुड बी व्हाट, x अपॉन z। अब आप सिमिलैरिटी देख सकते हो, है ना। तो ये आपका काम इस तरीके से हो जाता है, ज़िंदगी यहाँ पे आसान हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग टैन थीटा भी समझते हैं, वो कॉट थीटा कैसा है वो तो अब खुद ही निकाल ले। और मैं आता हूँ अब तुम्हारे बिल्कुल बेसिक्स और लॉजिक्स पे। 3-4-5 ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 3-4-5 ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल्स मिल जाते हैं 37 डिग्री एंड 53 डिग्रीज, ठीक है। कैसे मिल जाते हैं, ये ब्यूटी ऑफ नेचर है। इनफैक्ट इतनी ब्यूटीफुल नहीं है क्योंकि 37 डिग्री एग्जैक्टली नहीं होता है ना, पर हम इसको 37 डिग्री मान के बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी क्लोज, ओके। तो यहाँ पे आपकी एक साइड 3 है, थोड़ी सी लंबी साइड 4 है और सबसे लंबी साइड 5 है। आपको क्या करना है, आपको ये एंगल की वैल्यू देखनी है। दिस एंगल व्हेन कैलकुलेटेड, जैसे अभी मैं यहाँ पे स्केल ले आऊँगा तो मेरे को ये स्केल बताएगा, है ना। लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था ना स्केल को, कहाँ गई स्केल, स्केल स्केल स्केल, हाँ ये रही। तो हमने देखा था पिछली बार भी कि इस स्केल से आप अगर इसको मेजर करते हो तो ये एग्जैक्टली 37 डिग्री की लाइन आ जाती है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट। अब ये लेंथ थोड़ी गड़बड़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने 3-4-5 अलग स्केल पे बना दिया, तो अगर हम इसके हिसाब से 3 बनाते तो वो सही होता, बट वो बनाया नहीं मैंने, तो इसलिए इसको जाने देता है। अब 3-4-5 वाले ट्राइंगल में हमेशा ये एंगल छोटा वाला 37 डिग्री होगा। छोटा वाला कैसे ढूंढते हैं, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल होगा, तो जितनी छोटी साइड होगी भाई उतना छोटा ही एंगल होगा ना उसके सामने वाला, ठीक है। तो आप सोचो 3 के सामने जो आएगा वो 45 डिग्री से तो कम ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप साइन 37 कॉस 37 एंड टैन 37 निकाल सकते हो, है ना। जल्दी से वैल्यू देख लूँ, साइन 37 इज 3/5, इसको एक डब्बे में बंद कर देता हूँ। कॉस 37 इज गोइंग टू बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। और जब आप टैन 37 की बात करते हो तो आप चाहे तो साइन बाय कॉस कर लो, चाहे तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, तो 3/4 हो जाता है। 3/4 इज वॉट, इट्स 3/4, इट्स 0.75, है ना। इनको 0 पॉइंट समथिंग के टर्म्स में भी याद रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप बोलते हो कि ये है 0.6 और ये है 0.8 और ये है 0.75, तो ये लॉजिक धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। आगे चलते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन से एंगल्स छुपे हुए हैं, ठीक है जी। इसको मैं नीचे ले आता हूँ।
और इक्विलेटरल ट्राइंगल से बात कर लेता हूँ। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड वैसे तो कुछ भी रख सकते हैं, पर लेट्स लेट्स कीप इट एट 1। ठीक है, एक यूनिट लेंथ हम इसकी मान लेते हैं। एक परफेक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आने वाली है यहाँ पे, क्योंकि 60 डिग्री यहाँ पे मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अब ये मान लो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्विलेटरल है ये ट्राइंगल। ठीक है, इससे ज़्यादा परफेक्ट मैं नहीं बना रहा अभी। यहाँ पे 90 डिग्री तो है ही नहीं, सारे एंगल्स तो 60 डिग्री हैं, और हमको तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, हमको तो आती नहीं उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक सिंपल सा काम करते हैं, इसको आधा काट दो। और अगर आप इसको आधा काट देते हो तो यहाँ पे आपके पास एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और इस बढ़िया से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंड नाउ यू हैव द सेकेंड ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल हमने कौन सा बोला, दिस इज 3 4 5 ट्राइंगल। आपको इसके एंगल्स पता है, दिस वन वॉज 37 डिग्री एंड दिस वन वॉज 53 डिग्री। तो आप साइन 37 कॉस 37 एंड साइन 53 एंड कॉस 53 सब निकाल सकते हो इससे, है ना। इस वाले में हम 60 और 30 पे आ गए। दीज आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन यूज़ केस। और 60 और 30 डिग्री में आप ये वाली लेंथ तो 1 जानते हो, ये तो मैंने बोला कि इसको 1 रख लो, कुछ भी रख लो पर 1 रखेंगे हम, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 होना तो ईजी हो जाता है। अब मुझे बताओ ये वाली लेंथ कितनी हुई होगी, तो जस्ट बाय सिमेट्री हम जानते हैं कि ये लेंथ एग्जैक्टली हाफ हुई होगी। ठीक है, और अगर आपको ये दोनों लेंथ पता है तो आप ये वाली लेंथ कैसे निकाल सकते हो, कौन सी थ्योरम लगाएं। अब थ्योरम बोल दिया तो याद आ ही जाना चाहिए, है ना। एक सेकेंड, ये लाइन हटाते हैं और इसको रहने देता हूँ मैं नीचे। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। अब थ्योरम कौन सी लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक बात है, कितना बन रहा है ये, अंडर रूट के अंदर ही 1 माइनस 1/4 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1, तो रूट ऑफ 3/4, जिसको हम लिख देते हैं √3/2, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अब आपको ये भी पता होगा कि अगर परपेंडिकुलर की लेंथ आपको मालूम है, बेस की लेंथ मालूम है, हाइपोटेनस की भी लेंथ मालूम है, तो आप साइन कॉस tan तो बड़े आराम से निकाल लोगे, है ना। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं साइन 60 पूछता हूँ तुमसे, तो साइन 60 में 60 के परपेंडिकुलर वाली लेंथ पे ध्यान दो, √3/2, और हाइपोटेनस तो 1 है ही, तो उसको अपॉन 1 करके लिखना है तो लिखो, नहीं तो गायब कर दो। ठीक है, दिस विल बी द ऑल्सो द वैल्यू ऑफ cos 30। क्यों, क्योंकि cos 30 में यही बेस बन जाएगा 30 का, तो अगेन √3/2 आ जाएगा। वेरी सिमिलरली अगर आप साइन 30 या cos 60 की वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे cos 60 लिखें जो कि साइन 30 के बराबर आना चाहिए, दैट विल बी 1/2, क्योंकि इस 60 का बेस जो है वो 1/2 है। ठीक है, तो बहुत बेसिक ज्योमेट्री से आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि साइन और कॉस के जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सिंपल से ट्राइंगल्स को देख देख के हमने डिटरमाइन करी है। और वंस वी हैव डिटरमाइंड दैट, देन वी हैव यूज्ड इट इन मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अभी लेके आता हूँ। एक लास्ट बचा है आइसोसेलेस, बिल्कुल 1 मिनट लगाते हैं इस पर, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते क्योंकि अब सारा समझाने का टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होनी ज़रूरी है। जब 2 साइड्स इक्वल होंगी तो उनके सामने वाली एंगल भी इक्वल आएंगे, तो ये भी 45 डिग्री आएगा और ये भी 45 डिग्री आएगा। अगेन आप क्या करो, आप इसको आधा काटो, आधा काटने से आपको पता है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इक्वल जो साइड्स है ना उनकी लेंथ को 1 ले लूँगा। तो अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री बन रहा था, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा बनाया है। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस पर्टिकुलर केस, जब मैंने इन दोनों की लेंथ को 1 1 रखा है तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और फिर ये हाइपोटेनस इस पर्टिकुलर केस में ऐसी आएगी। बट अब जब आप इसको काट देते हो और आप इसको इस तरीके से देखते हो, तो आपको चाहिए ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कैसे निकालें, नाउ दैट वी नो कि ये एंगल भी 45 है और ये एंगल भी 45 है, तो ये लेंथ और ये लेंथ की वैल्यू भी सेम है। आप इसको कोई भी नाम दे दो, ए दे दो, तो आपको पता है कि a² + a² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर बना देगा, है ना। तो यहाँ पे 1² आ जाएगा, और बस इसी चीज़ से हम लोग निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। तो 2a² = 1, a की वैल्यू आ जाएगी √1/2, या सिंपली रिटन एज 1/√2। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द वैल्यू ऑफ द बेस, जिसका मतलब है कि साइन 45 की वैल्यू भी और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही आने वाली है, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस। और हाइपोटेनस तो आपने 1 ले ली थी, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इस तरीके से हम लोग इनको निकालते हैं, है ना।
अब मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी, मैंने आपको कहा था कि इसको 0.6 0.8 की टर्म्स में भी समझना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि मैं आपको इसका एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ साइन की टर्म्स में। कॉस वाला चार्ट खुद बनाओ ना। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ और थीटा की वैल्यू यहाँ से शुरू करता हूँ 0, नेक्स्ट हम लेते हैं 30, फिर आ जाता है हमारा 37 डिग्री, फिर आ जाता है हमारा 45 डिग्री, 60 से पहले 53 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंगल्स दैट वी आर स्टडिंग हेयर। तो आपको यहाँ पे साइन की वैल्यू में एक बड़ा सा बढ़िया सा प्रोग्रेशन देखने मिलता है। प्रोग्रेशन मतलब धीरे धीरे ये वैल्यू बढ़ रही है। तो साइन 0 पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि अगर एंगल ही 0 होगा, आप इसको ऐसे सोचो कि अगर ये एंगल बहुत छोटा है, जब ये एंगल बहुत छोटा है तो कंपेयर टू हाइपोटेनियस, लेट्स से हाइपोटेनियस यहाँ भी 1 है, कंपेयर टू हाइपोटेनियस ये वाली लेंथ तो बहुत छोटी हो गई ना परपेंडिकुलर की। अब आप सोचो ये एंगल और छोटा हो जाता तो ये परपेंडिकुलर का क्या होता? ये परपेंडिकुलर 0 को ही अप्रोच कर रहा होता, जैसे जैसे एंगल 0 को अप्रोच कर रहा होता। ठीक है, तो इस बात पे आप यहाँ पे साइन थीटा को 0 पे 0 बोलोगे। और एक्सप्लेनेशन भी है सर्कल के केस में, वो मैं आपको भी देता हूँ। साइन 30 डिग्री पे कितना लिया? ऊपर आया था हमारा 1/2। कब आया था? यहाँ पे आया था, ये रहा साइन ऑफ 30 1/2। ठीक है, 37 डिग्री पे कितना था? अच्छा, 1/2 को आप 0.5 लिखो। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल में भी फील करना शुरू करो। 37 डिग्री, साइन 37 मतलब 37 के सामने वाली साइड कौन सी थी? छोटी वाली, 3/5। तो यहाँ पे 3/5 आया, जिसको आप यहाँ पे 0.6 बोल सकते हो। इंटरेस्टिंगली 45 डिग्री में जहाँ पे 1/√2 लिखा था, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब 0.7 हो जाएगी। इंटरेस्टिंग। 53 डिग्री पे इसकी वैल्यू 4/5 हो जाती है, जो कि 0.8 हो जाती है। और भी इंटरेस्टिंग, 60 डिग्री पे ये √3/2 होता है, जो थोड़ा सा 0.9 से कम है। तो इसको आप याद रख लो 0.86, क्योंकि आपको पता होगा √3 जो होता है 1.73 होता है ना, तो उसका आधा करेंगे तो 85-86 के आसपास बचता है। ठीक है जी। और फाइनली 90 डिग्री पे, तो अब अगर साइन फॉर 90 डिग्री के एंगल की बात करें तो इसको आप ऐसे सोचो कि एंगल बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के पास पहुंच रहा है। दिस इज राइट नाउ दिस मस्ट बी समथिंग अराउंड 85 डिग्रीज। अगर आपका हाइपोटेनियस 1 है तो आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है ये भी 1 के बहुत क्लोज है। राइट, राइट नाउ ये लेंथ होगी 0.9 के आसपास। पर जैसे जैसे ये बिल्कुल इसको अप्रोच करता जाएगा वैसे वैसे ही परपेंडिकुलर एक्जैक्टली हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि 90 डिग्रीज और 0 डिग्रीज पे ट्राइंगल की एग्जिस्टेंस नहीं बचती, तो आप कहोगे कि सर ट्रिगोनोमेट्री कैसी जब ट्राइंगल ही नहीं है। पर मैंने जैसे बताया था कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ ट्राइंगल्स पे बेस्ड नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री इज ऑल्सो अ स्टडी ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स पे अब हम आ जाते हैं। दीज आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ साइन, और इसलिए इनको डेसिमल में भी याद रख लो, क्वेश्चन में काम आ जाता है। ठीक है, जब साइन की याद होंगी तो कॉस की भी वैल्यूज़ बस यहाँ से उल्टी चल रही हैं। तो जब आप कॉस की बात करते हो तो ये वाली वैल्यू आइडिया दे देता हूँ, है ना। ये वाली वैल्यू कॉस 0 की है, ये वाली वैल्यू कॉस 30 की है, ये वाली वैल्यू कॉस 37, कॉस 45, कॉस 53, कॉस 60 और कॉस 90। तो बस ये उल्टा ही चल रहा है कॉस। ठीक है, टैन में डिवाइड करना है वो आप कर लेना, बाकी सब ठीक है। एक सिंपल आइडिया और दे देता हूँ। टैन 0 की वैल्यू तो 0 होती है क्योंकि न्यूमरेटर पे 0 आ जाएगा जहाँ पे साइन लिखा हुआ है ना। टैन 45 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाती है, और टैन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, सर्कल्स पे आते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपसे कोई इधर कोई साइड पूछ ले या इधर की कोई साइड पूछ ले या इधर की कोई साइड पूछ ले, एक रैंडम 360 डिग्री में किसी एंगल का साइन कॉस टैन पूछ ले, तो निकालने में परेशानी होती है। और परेशानी के दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इट इज़ ऑलरेडी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, उसमें थोड़ा सा वेक्टर्स यूज़ करने पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। पर दूसरी परेशानी ये भी है कि इसको रट के सॉल्व नहीं कर सकते। तो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मेरी स्केल कहाँ गई, हर बार घूम जाती है ये रही। तो इसको रट के सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके लिए मेरे को यूनिट सर्कल बनाना है। तो हमारी ये लाइन 60 डिग्री पे है और अब हमने इसको परफेक्टली 1 लेंथ का ले रखा है। हाउ डू यू वांट टू टेस्ट साइन और कॉस की वैल्यू कैसे टेस्ट होगी? टेस्ट करने के लिए आपको इसका परपेंडिकुलर लेंथ और इसका बेस लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना भाई। तो परपेंडिकुलर और बेस लेंथ निकालते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक सेकेंड, आपको यहाँ पे जो बेस है वो सिर्फ इतना सा है, इस बेस की लेंथ पता चल जाए और इस परपेंडिकुलर की लेंथ पता चल जाए तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये तो मैंने 1 लिया ही था। अब हमारा अजम्पशन जो है 60 डिग्री के हिसाब से वो ये है कि इसकी लेंथ साइन 60 की लेंथ जो होती है वो √3/2 आनी चाहिए, जो कि 0.86 है।
तो इस स्केल में 0.86 तक देखने का आपके पास मेजरमेंट नहीं है, पर अगर 0.8 और 0.9 के बीच में आ रहा है तो समझ जाना कि कैलकुलेशन ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे रखा स्केल को, और तुम देख सकते हो कि दिस इज़ वेरी क्लोज टू 0.8, इनफैक्ट 0.9 के बिल्कुल क्लोज पहुँच गया है ना। तो ये जो पॉइंट है, दिख रहा है क्या, हल्का सा दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट है ये 0.9 से बस थोड़ा सा छोटा है। सिमिलरली अगर आप इसको यहाँ से देख लो तो ये एग्जैक्टली 0 से लेके हाफ तक जा रहा है, तो ये आपको 1/2 की वैल्यू भी मिल जा रही है। ठीक है, चल इस तरीके से हम लोग यहाँ तक तो खुश रह जाते हैं जब तक ये 90 डिग्री के अंदर अंदर का सारा कार्यक्रम हो रहा होता है। प्रॉब्लम आती है 90 डिग्री के बाद। तो अब मैं आपको क्या तरीका बता रहा हूँ 90 डिग्री के बाद वाली चीज़ों को मेजर करने का, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दो। इट विल बी ओवर वेरी सून, बस आप अगले 5-10 मिनट इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो, तो कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। अब मैं स्केल हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को लिखना सीखा था वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले आप वहीं पे आओ, आप बोलो कि प्लस एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस एक्स एक्सिस को हम लोग माइनस आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस वाई एक्सिस को प्लस जे कैप से और माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अभी आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आई कैप और जे कैप है क्या, मैंने सिर्फ आपको बोला कि लिख लो, क्योंकि धीरे धीरे जब वेक्टर समझ में आएंगे तो आप ये भी समझ जाओगे कि आई कैप जे कैप रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमको मेजरमेंट्स नहीं करना है ना, तो मैं इस सर्कल को थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, सो दैट वी कैन ड्रॉ अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स हेयर। ठीक है जी, चलो अब कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि 4 क्वाड्रेंट्स में बटा हुआ है सारा का सारा एक्स वाई प्लेन। तो जहाँ भी आप ओरिजिन डिफाइन करते हो आप उससे 4 क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हो। इन क्वाड्रेंट्स पे ये सर्कल थोड़ा सा सिमेट्रिकली आ जाता है, जो मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से एंगल की बात कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलते हो तो आप यहाँ से पहला जो क्वाड्रेंट कवर कर रहे हो वो फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, और फिर वापस आप फर्स्ट में एंटर कर जाते हो आफ्टर 360 डिग्री। सबको पता है यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, और वापस 360 डिग्री आ जाता है। अभी हम रेडियंस पे नहीं जा रहे क्योंकि अभी मैंने आपको रेडियंस बताया नहीं है। अब सिर्फ डिग्रीज पे ध्यान रखते हुए आप इस चीज़ को सोचो कि अगर कोई एक तुमसे पूछा जाए, लेट्स से यहाँ पे एक लाइन जा रही है और मैं तुमको कहता हूँ कि ये यहाँ से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स इज़ कि ये जो पूरा एंगल है वो कितना होगा, 90 + 30 120 डिग्री होगा। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि साइन और कॉस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए तुम एक वेक्टर्स की मदद लो, ये मेरा कहना है। क्यों कहना है ऐसा मेरा, क्योंकि वेक्टर्स इस चीज़ को बहुत आसान कर देते हैं। तो हमने वेक्टर्स जब कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, और अ, उन वेक्टर्स की मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि वेक्टर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, है ना। तो हॉरिजॉन्टली ये यहाँ से लेफ्ट जाएगा और वर्टिकली ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपका पर्सन इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट को मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, लेट मी रिमाइंड यू। जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हमने यही किया था, हमने हर चीज़ को, जैसे ये 100 मीटर इन 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे साउथ ऑफ वेस्ट पे 37 डिग्री को हमने ब्रेक किया। किन किन में ब्रेक किया, हमने कहा कि ये -80 चला होगा आई कैप में और -60 चला होगा जे कैप में, तब जाके यहाँ तक पहुँचा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देख लो, क्योंकि वंस यू कनेक्ट वेक्टर्स एंड ट्रिग्नोमेट्री टुगेदर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो अब वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, और अब मैं बात करता हूँ कि यूनिट सर्कल हमारा चल रहा था, हमारे हाइपोटेन्यूस की लेंथ तो 1 ही थी, जिसका मतलब है कि अब ये वाली लेंथ आपको निकालनी है और ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। आपको ये भी पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ है वो माइनस आई कैप में जाएगी, और जो वर्टिकल वाली लेंथ है वो प्लस ऑफ जे कैप में जाएगी, है ना भाई। बस कहानी ख़त्म। जब तुमने इतनी सी चीज़ को ध्यान रख लिया है तो तुमको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो तुमको सिर्फ एक ट्राइंगल बनाना है, और इस ट्राइंगल को एग्जैक्टली यहाँ से देख के आप साइड में बना दो। आप कहो कि अच्छा 30 डिग्री जो है वो यहाँ से लिया है, नो प्रॉब्लम, इस 30 डिग्री को वर्टिकल से ले लो। ठीक है, चलिए अप्रॉक्सीमेटली ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। 30 डिग्री को यहाँ से लिया है, आपको ये वाली लेंथ 1 मिली हुई है, आपको निकालनी है एक ये लेंथ और एक ये लेंथ। तो जब आप इसको सिर्फ इस ट्राइंगल को देखते हो तो आपको पता ही है कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो छोटी होती है। तो ये साइन 60-30 वाले ट्राइंगल पे जाओ और सोचो कितनी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अच्छा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये अब माइनस लेफ्ट हैंड साइड जा रही है,
तो आप इसको माइनस का आई कैप लिख सकते हो, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है वो ऊपर ही जा रही है, तो इसको प्लस ऑफ जे कैप में लिखेंगे, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √3/2। क्यों? क्योंकि हमको पता है, हमने तीन ही ट्राइंगल्स को याद रखने की कसम खाई है, और इन तीन ट्राइंगल्स में से ये जो 30-60 वाला ट्राइंगल है उसमें लंबी वाली साइड हमेशा √3/2 होगी और छोटी वाली साइड हमेशा 1/2 होगी, ठीक है। इस चीज़ को यहीं कनेक्ट किया, आपने लंबी वाली साइड को √3/2 बोल दिया, विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन। आपने छोटी वाली साइड को 1/2 बोल दिया, विच इज़ गोइंग टू बी दिस वन। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आप उसको माइनस में रिप्रेजेंट कर दो, और अगर आप ऊपर जा रहे हो तो आप उसको प्लस में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आपकी बात हो गई ख़त्म, ठीक है। अब आप सिर्फ ये सोचो कि इस पर्टिकुलर लाइन को हमने 120 डिग्री का लाइन बोला है। जब आप साइन ऑफ 120 की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनियस पूछा जाएगा, और जब आप कॉस ऑफ 120 की बात करोगे तो ये बेस अपॉन ये हाइपोटेनियस पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन अ सर्कल, जब आप एक यूनिट सर्कल में आ जाते हो और आप इन अ यूनिट सर्कल आप 0 से 360 डिग्री के एंगल्स की बात करना शुरू कर देते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट सुनने में अगर डर लग रहा है तो इसको शैडो बोल दो, ठीक है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट या शैडो, ठीक है। इतनी सी बात है, जब भी साइन थीटा पूछा जाए तो क्या क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल होना चाहिए, ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि भाई आपका जो हाइपोटेनियस था वो 1 था। जब हाइपोटेनियस 1 डिफाइंड है तो आप वर्टिकल शैडो और हॉरिजॉन्टल शैडो की बात करते हो। हाउएवर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शैडो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है। इस वजह से आप इस चीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करते हो तो आप इसको ऐसे भी बोल देते हो कि साइन थीटा, जो कि हमेशा इस वाली लेंथ, इस वर्टिकल के ऊपर जो शैडो पड़ रही है उस पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, साइन थीटा पहले दो सेक्टर्स में या पहले दो क्वाड्रेंट्स में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे लाइन यहाँ जा रही है, 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 इसकी वर्टिकल शैडो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही आएगी। सिमिलरली जब भी लाइन नीचे जाएगी साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। सिमिलरली कॉस हमेशा इस इन राइट वाले दोनों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल शैडो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। पर अगर यहाँ पे है तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में जाना पड़ता है। तो इसको वेक्टर की तरह तोड़ोगे तो आप इसको प्लस आई और माइनस आई और प्लस जे और माइनस जे के फॉर्म में लिख दो। और जब आपने इसको ऐसे लिख दिया तो अब आप इस लाइन का बेस जो है वो आप चाहो तो यहाँ बना दो, ठीक है। इसको भी बेस बनाना अलाउड है। आप चाहते तो इसको यहाँ पे बेस बना देते और यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो सेम ही आती। बेस यहाँ भी नेगेटिव ऑफ 1/2 ही रहेगा, हाइट हमेशा यहाँ भी पॉजिटिव रहेगी और √3/2 रहेगी। तो साइन ऑफ 120 की वैल्यू कितनी हुई? प्लस में √3/2। कॉस ऑफ 120 की वैल्यू कितनी हुई? माइनस ऑफ 1/2। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से हम चलते हैं। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स और फिर ये क्लास को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल्स ले लो। तो मैं सीधा कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे चलता हूँ। लेट्स गो विद साइन ऑफ 323 डिग्री, ठीक है। अब सुनने में तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर हमको इतना डरना नहीं है, हमको इसमें लॉजिक से चलना है। सबसे पहले 323 डिग्री होता क्या है? तो आप इसको बोल सकते हो 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री बोलना भी ठीक है। आप इसको बोलना चाहते हो अगर समथिंग लाइक 270 प्लस 53 तो भी ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमको ये पता चल जाएगा इसको सोचते हुए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर अगर लाइन कुछ ऐसी नीचे जा रही है तो सिर्फ गेस वर्क से ही बता दो कि कौन पॉजिटिव आएगा और कौन नेगेटिव आएगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान रहेगी कि किसको सही लिखना है, किसको प्लस में लिखना है, किसको माइनस में लिखना है। तो जब आप इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट तोड़ोगे तो आप क्या बोलोगे कि पर्सन पहले राइट जाए फिर डाउनवर्ड जाए, तो पहले ईस्ट में जाए और फिर साउथ में जाए। तो यहाँ पे हमको पता है कि ये जो वर्टिकल वाला है, जो जे वाला कंपोनेंट है, वो हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन थीटा नेगेटिव आ जाएगा और कॉस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रख लो अभी से ही, ठीक है। इनफैक्ट अभी तो इतना सोच के बताना पड़ रहा है, जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आप ओरली सोच लोगे इसको कि अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो राइट हैंड साइड जा रहा है और नीचे जा रहा है। राइट का मतलब है कॉस पॉजिटिव, नीचे का मतलब है साइन नेगेटिव, ठीक है। वंस दैट इज़ डन, अब आपको इसकी वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन होता है सब बच्चों को, जिसकी वजह से मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से फ्रेम करके दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। अगर तुमको मेरे मेथड से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, देर आर डिफरेंट मेथड्स। बाकी मेथड्स मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उसमें याद रखनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें और उसमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं जो हूँ मेमोरी में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है।
इसलिए मैं याद रखने वाली चीज़ें नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 270 प्लस 53 या 360 माइनस 37 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये सेंटर लाइन तो नहीं ही लोगे, क्योंकि ये सेंटर लाइन तो 45 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। और इनफैक्ट सेंटर लाइन ले लोगे अगर तो हमेशा परेशान हो जाओगे, क्योंकि सेंटर लाइन से क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ एकदम सेम आती है। तो वो सेम तभी आती है जब 1/√2 होती है कॉस साइन की वैल्यू। 53 डिग्री और 60 डिग्री इन सब में हमेशा एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है ना। तो अब 45 यहाँ पर है। आप मुझे ये बताओ कि इस वाली लाइन से हमको तो बाय स्केल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमको तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया चाहिए। इन दोनों में से कौन सी लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूँ इस ऊपर वाले एंगल को? इसको ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 2 से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 270 से अगर आप चले हो तो 45 के बाद ही आएगा ना 53 डिग्री वाली लेंथ, अगर आप यहाँ से 53 डिग्री लेंथ ले रहे हो। सिमिलरली अगर आप ऊपर से नीचे आए हो तो खाली 37 डिग्री ही चलना है, उससे ज़्यादा नहीं चलना है, 45 से पहले पहले रुक जाना है। सो दिस इज़ द लाइन दैट विल रिप्रेजेंट योर एंगल। इस एंगल को यहाँ से लिखोगे तो 53, और अगर आप इसको टोटल लिख दोगे तो आप इसको टोटल 323 की वैल्यू दे दो। यहाँ से जब आप लिखोगे तो ठीक 323 डिग्री बन गया। ठीक है, अब इस लाइन की बात कर लेते हैं। अब ये लाइन बेकार है, ये 45 डिग्री वाली लाइन बेकार है। अब सिर्फ इस लाइन पे आ जाओ, जल्दी से सोचते हैं। ठीक है, वंस दिस इज डन आपका काम खत्म है। आपको क्या करना है इसके बाद? आपको सिर्फ इसके बाद ये बोलना है कि एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो एरो यहाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एरो यहाँ, वर्टिकल कंपोनेंट का एरो यहाँ। ये वाला एंगल कितना है? 37 डिग्री है। अब मुझे ये बता दो कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो सामने वाली साइड 3 होगी छोटी, इधर वाली 4 होगी, इधर वाली 5 होगी। हाउएवर यूनिट सर्कल लेने पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो इसको 4/5 और इसको 3/5 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो। आप यहाँ पे भी 5 लिख देते तो भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको तो साइन कॉस टैन से मतलब है। तो हो गया काम खत्म। अब मुझे बताओ वर्टिकल वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्टिकल वाला हमेशा साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन ऑफ 323 डिग्री कितना हो जाएगा? क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है? एक ये कि ये नीचे जा रहा है, दूसरा ये कि इसकी वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। पर क्योंकि नीचे जा रहा है तो माइनस लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाया तो क्वेश्चन ख़राब। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कॉस की वैल्यू चाहिए होती तो कॉस ऑफ 323 डिग्रीज वुड हैव बीन, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ प्लस में जा रही है क्योंकि राइट में जा रही है तो प्लस 4/5, और ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी भी आपको लगा होगा कि ये लेंदी है, तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं समझाने में टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। तो लेट मी डू इट अ लिटिल फास्टर ताकि आपको थोड़ी सी इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो जाए। तो मैंने सोचा नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कोई रटने की बात ही नहीं है। वैल्यूज़ को कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से 270 से हम लोग पीछे चलते हैं इस बार। ठीक है, तो 270 माइनस 53 डिग्री कर लेते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है? चलो क्या ध्यान रखना है छोड़ो, मैं अपनी स्पीड से बताता हूँ। तो 270 लाइन यहाँ पे आती है, आपको बस 45 से थोड़ा सा ज़्यादा चलना है तो आप यहाँ तक चल लोगे। वंस दिस इज़ डन आप यहाँ पे इसका एक ट्राइंगल बना सकते हो। इस ट्राइंगल में 2 ही लेंथ्स हैं, एक लेंथ इधर जा रही है, एक लेंथ इधर जा रही है। ये छोटी साइड दिख रही है, ये बड़ी साइड दिख रही है, तो ये 3/5, ये 4/5। क्योंकि ये भी पीछे जा रही है तो माइनस में, और ये भी नीचे जा रहा है तो माइनस में, तो आपके साइन की वैल्यू हो गई। अच्छा, ये एंगल कितना होता है ये तो पता ही नहीं ना। 270 माइनस 53 कितना होता है? 217 डिग्री। ठीक है, बस। तो साइन ऑफ 217 डिग्री की वैल्यू ये रही, और कॉस ऑफ 217 डिग्री की वैल्यू ये रही, माइनस ऑफ 4/5। खत्म। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि दिस प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट वंस यू डू प्रैक्टिस इट। तो एक बार और मैं इसको थोड़ा सा स्लो समझा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना था? सबसे पहले तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। 270 माइनस 53 इज़ 217। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? नहीं, ठीक है। 270 से 53 कम करना है या 180 से 37 और जाना है तो आप इस सेंटर लाइन से थोड़ा सा पीछे ही रह जाओगे। बस इतनी चीज़ आपको सही कर देनी है। ये ओरिजिन था, ये आपका वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा साउथ में जाता हुआ, दूसरा वेक्टर इधर आ जाएगा वेस्ट में जाता हुआ। इतना जब आपको पता ही है साउथ और वेस्ट हो रहा है। ये छोटी साइड है तो 3/5, ये बड़ी साइड है तो 4/5। साउथ में है तो नेगेटिव है, और वेस्ट में है तो भी नेगेटिव है। वर्टिकल कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? साइन को। तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 217 डिग्री माइनस का 3/5। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस ऑफ 217 डिग्री माइनस का 4/5। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये ट्रिग्नोमेट्री की दिक्कतें आपकी खत्म हो जाती है ना जीवन में, तो आपका वेक्टर्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो वेक्टर्स भी आपको आसान लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर भी तो यही सब पूछेगा आपसे। अभी से एक आध चैप्टर आगे जाके आपको लिटरली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा था, इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ से एक फोर्स लगाया एट से 30 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री एंगल पे मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया।
फिर यहाँ से नीचे की तरफ मैंने 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फिर यहाँ से इधर 37 डिग्री एंगल बनाते हुए मैंने 300 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो मुझे बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल मोशन कैसा होगा। अब यहाँ पे कैसे ऐड करोगे, आपको इसको भी हॉरिजॉन्टली तोड़ना है, इसको भी वर्टिकली तोड़ना है, इसको भी हॉरिजॉन्टली तोड़ना है, इसको भी वर्टिकली तोड़ना है। कभी यहाँ पे 37 डिग्री ना लिखा हो, ये वाले वेक्टर को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, अगर कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ एट 210 डिग्रीज, तो आपकी परेशानी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो आपको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए होगी। साइन और कॉस की वैल्यू कहाँ से आएगी? जहाँ से अभी हमने निकाली, ठीक है। तो वेक्टर्स और ट्रिग्नोमेट्री एक सर्कल में बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अब जैसे ये 210 डिग्री की वैल्यू भी अपन फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, जस्ट बिकॉज ये सामने आ गया। तो कैसे करोगे आप यहाँ पे बोलोगे कि इस 210 डिग्री में एक कंपोनेंट वेस्ट की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन कौन नेगेटिव होंगे? दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है कि ये 210 डिग्री वाला जो ट्राइंगल है वो 30 डिग्री ट्राइंगल है। तो 30 डिग्री ट्राइंगल में छोटी वाली साइड 1/2 होती है ना, और थोड़ी सी लंबी वाली साइड जो होती है वो √3/2 होती है। क्योंकि ये साउथ में तो ये भी माइनस है, क्योंकि ये वेस्ट में तो ये भी माइनस में, तो कॉस वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस माइनस का √3/2, और परपेंडिकुलर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे, और इन ट्रिग्नोमेट्री के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए वेक्टर्स के क्वेश्चंस आते रहेंगे। जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।